आज स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले अपन मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण है 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीमदित्य ने गोरी को बुरी तरह से परास्त किया। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला युद्ध तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विजयी रहा चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विजयी कौन रहा इस बार? गोरी रहा इस बार विजयी। चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद के बीच में, इस बार भी गोरी ही विजयी रहा। नेक्स्ट आइए नोट। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो कौन था? स्कंद था। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का जो भार है अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई थी। इसके आइए दिल्ली देखते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसमें जो पहला वंश आता है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गोरी का क्या था? गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी कुतुब ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुब ऐबक को लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। आइए इससे आगे बढ़ने से पहले अपन मंगोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं मंगोल कौन थे, कहाँ से आए थे। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। उनका पेशा घोड़ों अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। उन्हीं कबीलों में एक 1163 ईस्वी में तैमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया है। इसका पिता येशुगाई बहादुर था। इसके बाद नोट देखते हैं। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल एक मंजिली बन सकी थी। इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और 9 फीट बढ़कर इसकी ऊंचाई 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद आइए, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया। आराम शाही की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्म बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम व दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ठीक है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दहली एक कुहाना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते कौन कौन से हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने, चांदी का टंका और तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने सबसे पहले। इसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्क ए चिहलगानी के नाम से जाना
जाना जाता है या जाना गया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के एक सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की भागदौड़ संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा या इसको काबा भी बोलते हैं और कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले में जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया। घोड़ों का सरदार किसको नियुक्त किया? मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर यानी घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने से रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चेलगामी का विनाश कर बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त नीति का पालन किया। इसके बाद देखिए नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूस था। गुलाम वंश के बाद देखिए खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया खिलजियों ने। देख लेते हैं। गुलाम वंश के शासन की समाप्ति कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद खिलजी ने कड़ाक मणिकपुर प्रयाग में कर दी। अब एक बार देख लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का मूल नाम था महमूद हसन। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय
अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन की प्रणाली यानी कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आइए वापस से खिलजी वंश में आते हैं। अमीर खुसरो के बारे में अपन ने देख लिया है। आइए 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, यानी कि 50%। इसमें खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, यानी पहले 25% था, अब 75% हो जाएगा। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। ठीक है, एक बार बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। दीवान रियासत, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बरिद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनिहियान, वह गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। देखिए, जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को देवी अधिकार के सिद्धांतों को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने वशीभूत किया। अलाउद्दीन के मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहनाए मंडी, जहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। इसके बाद चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। ख्वाई नुल फतुह अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? ख्वाई नुल फतुह। रिहला इब्न बतूता ने, और फतुह लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर नाजीर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम, वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए जाने वाले 2 नवीन कर थे, एक था चराई कर और एक था गड़ी कर। चराई कर क्या है? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था चराई कर, और गड़ी कर कहाँ लगाया जाता था? घरों झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सदी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और ताग के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक
एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। बताइए, ऐसा शासक है और खलीफा की उपाधि धारण कर रहा है। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई। स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, वजीर खुसरो खान। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इसके बाद पढ़ेंगे तुगलक। तुगलकों ने 1320 से 1398 तक राज किया था। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं? दोआब क्षेत्र में क्रवृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन एवं कराचिल का अभियान। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मुहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतज्ञों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिशाचु कहा गया। इसके बाद आइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। इसका नाम दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और एक गर्मी में, यानी कि एक सर्दी में और एक गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, जिसको फरिश्ता के अनुसार, और तांबा, बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलाए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीका में कहाँ से? मोरक्को। यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शवी
पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं में एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। इसमें एक तोता एक ऐसी विरहणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट घोड़ाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूबदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया। वो कौन कौन से हैं 4 कर? पहला हो जाएगा खराज, जिसको लगान बोलते हैं। खुम्स, जिसको युद्ध में लूट का जो माल है उसको बोलते हैं। जजिया और जकात। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुगल शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। इसके बाद आइए, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसने शासनकाल में खिरजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों ने शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा एवं विक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्स पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद आइए सैयद वंश।
1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिलजी खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। इसके बाद आइए, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के प्रामाणिक पैमाने गजे सिकंदरी प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजियां निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री को वजीर बोलते हैं, वजीर मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। सल्तनत कालीन की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो आइए। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रवाहहीन हो गए। अमीर का महत्व चरम उत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एस खलवत कहा गया। मजलिस है खलमत की बैठक होती थी। बाबर ए खास जिसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब आइए मंत्री और उसके संबंधित विभाग कौन कौन से उनको देख लेते हैं। वजीर यानी प्रधानमंत्री के पास राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरीफ है मुमालिक जिसको महालेखाकार प्रांतों अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सर्द उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात
सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, बारीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, दीवान ए खैरात, दान विभाग, दीवान ए बंदगान, दास विभाग, दीवान ए इस्तेहाक, पेंशन विभाग। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। इसके बाद आइए विभाग देख लेते कौन कौन से हैं। दीवान है मुस्त खराज, वित्त विभाग बोलते हैं जिसको, अलाउद्दीन खिलजी। बनाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान है कोई, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान अर्च, सैन्य विभाग, बलबन ने। दीवान बंदगान, फिरोज तुगलक। दीवान खैरात, फिरोज तुगलक ने बनवाया। दीवान इस्तिहाक, फिरोज तुगलक ने। दीवान इंशा नामक विभाग राज्य की पत्राचार से संबंध रखता है। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरिद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरिद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को सिखों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। इसके बाद आइए राजस्व व्यवस्था। उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता है। जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां भाग। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स, यह लूटे गए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर उनके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने का अधिकारी। एक शहर यानी कि 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकदम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा क्या है। 10 अमीर मतलब 1 मलिक, 10 मलिक मतलब 1 खान। देख लीजिएगा आप पॉज करके वीडियो को। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। अब देख लीजिए प्रसिद्धि कारण कौन सा स्थान है। सुरसुती अच्छी किस्म के चावल के लिए। अहिनवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। बनारस सोने चांदी और जड़ी काम के लिए। थोड़ा सा और रह गया अपना। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान
निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एसएससी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे जिसमें दिल्ली सल्तनत पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अपन मुगल काल करेंगे। धन्यवाद।